हरे कृष्णा फ्रेंड्स। फिनिश क्लासेस बाई पीएस में आपका स्वागत है। फिनिश क्लासेस बाई पीएस के माध्यम से जो पीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज का फास्ट रिवीजन चल रहा है, टेस्ट सीरीज 5 पे आज हम 5 का रिवीजन करेंगे। ठीक, इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम कवर करेंगे। ठीक, जितने भी क्या 140 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 70 क्वेश्चन करेंगे, 70 69 जो भी कवर हो जाएंगे, और सेकेंड पार्ट में पूरा कवर करेंगे। ठीक, आते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो लेहमैन संबंधता है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है, वो किन दो परतों के मध्य पाई जाती है? ऑप्शन है आपका मेंटल और कोर के मध्य, दूसरा है ऊपरी कोर और निचली कोर के मध्य, तीसरा है क्रस्ट और मेंटल के मध्य, ठीक, और चौथा है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य। ठीक, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो हम आते हैं अगर आंसर पे, तो आपका जो बी आंसर है, ऊपरी कोर और निचली कोर के मध्य का जो भाग होता है वो लेमैन असंबद्धता कहते हैं। अब हम एक बार इस ऑप्शन और देख लेते हैं। इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। अब इसमें अगर देखें तो ये जो ऊपरी भाग है ये क्रस्ट है, ठीक है, ऊपरी भाग जो ये क्रस्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद ये मेंटल है, इसको ऊपरी मेंटल बोलते हैं, इसको निचली मेंटल, फिर बाह्य कोर, आंतरिक कोर, दो कोर हैं। तो अब हम अगर बात करें क्रस्ट और मेंटल के मध्य का जो भाग है, ठीक है, ये मेंटल है, तो क्रस्ट और मेंटल के मध्य का भाग है, इसको गुटेनबर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। और जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल का भाग है, देखो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल का, इसको बोलते हैं रेपेटी। ये जो है इसको रेपेटी असंबद्धता बोलते हैं, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल के मध्य जो होता है, क्रस्ट और मेंटल के मध्य, ये जैसे क्रस्ट का लास्ट है और ये मेंटल जो ये डाट डाट है ना, इसके मध्य क्या होता है? मोहो असंबद्धता, ठीक है, मोहो असंबद्धता होते हैं। और तुम्हारा आ गया ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य आता है आपका कोनराड। ये जो है ना, ये तो ये जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के अंतर्गत आता है, इसको कोनराड बोलते हैं, ठीक। और एक और बचा है, कौन सा? रेपेटी हो गया, लेहमैन। अब कोर की बात करें तो जो कोर है ये बाहरी कोर है, ठीक, तो ऊपरी कोर इसको बोलते हैं, निचली कोर इसको बोलते हैं। इसके मध्य में जो ये लाइन है, इसको बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता, ठीक, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ये याद रखना। आते हैं हम कुछ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी नहीं है? ठीक, डोरमेंट वोल्केनो। पहला ऑप्शन है विसुवियस, दूसरा है क्राकाटाओ, तो तीसरा है फ्यूजियामा, चौथा है माउंट पोपा। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है? नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आपका माउंट पोपा जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी नहीं है, ठीक। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी होता क्या है पहले ये जान लीजिए। ऐसे ज्वालामुखी जो उद्वार के बाद शांत पड़ जाते हैं और उनमें पुनः उद्वार के लक्षण नहीं दिखते, परंतु अचानक उसमें विस्फोट या शांत उद्भेदन प्रारंभ हो जाता है, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। विसुवियस है कहाँ का? ये इटली में है, इटली में। क्राकाटाओ कहाँ पे है? ठीक है, ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। और फ्यूजियामा जापान का है। एक और है, अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर प्रसुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जो अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप है उस पर भी प्रसुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। माउंट पोपो है क्या, ये भी बता दूं। माउंट पोपो जो है वो म्यांमार में है, ठीक, म्यांमार में एक शांत ज्वालामुखी है। क्या है? शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक मिलने वाले तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक मिलने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि अगर परसेंटेज देखा जाए जो क्रस्ट में मिलने वाले तत्व का, तो ऑक्सीजन का 46.8% आता है। ठीक, सिलिकॉन का आता है आपका 27.7%, और लोहा जो आता है वो 5.0%, और मैग्नीशियम जो आता है वो आपका आता है 2.0%। तो सर्वाधिक क्या पाया गया? ऑक्सीजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूकंपीय छाया क्षेत्र जो शैडो जोन होते हैं, कौन सी तरंग अभिलेखित रिकॉर्ड नहीं होती है? ठीक, ये पूछ रहा है। रिकॉर्ड नहीं होती है। ऑप्शन है पी तरंग, एस तरंग, और पी और एस तरंग। ठीक, तो ये दोनों के दोनों रिकॉर्ड इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, इसको हम अगर चित्र के माध्यम से देखें, ये है ना, ये शैडो जोन, ये कोर में है, तो एस वेव शैडो जोन है, ये पी वेव का है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। सौर कलंक के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है, पूछ रहा है। सौर कलंक में कौन सा असत्य है, ये पूछ रहा है। पहला है, सौर कलंक लगभग 11.1 वर्ष के समांतराल पर प्रकट होते हैं। दूसरा है, सौर कलंक तापमान अपने समीप के स्थानों से 1500 डिग्री कम होता है। तीसरा है, सौर कलंक का कारण पृथ्वी पर जलवायु की दशाएं प्रभावित होती हैं। तो पूछ रहा है कौन सा असत्य है, असत्य पूछा है आपसे। तो बता दूं, पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, यानी इसमें कोई भी असत्य नहीं है। ऑप्शन आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? ठीक, फोल्ड माउंटेन कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ये फोल्ड माउंटेन नहीं है। ठीक, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? एक ब्लॉक माउंटेन है। क्या है? एक ब्लॉक माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैदान नदी तंत्र द्वारा निर्मित नहीं किया जाता है? कौन सा मैदान नदी तंत्र द्वारा निर्मित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन पहला है पटल विरूपणी मैदान जो है, ये नदी तंत्र द्वारा निर्मित नहीं किया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो भूखंडों के उत्थान होते हैं उनके अवतलन के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक, जैसे अगर देख लें तो यूएसए का जो ग्रेट प्लेन्स है और भारत का जो कोरोमंडल तट है और उत्तरी सरकार तट है, ये क्या है? ये पटल विरूपणी मैदान का एक उदाहरण है। ठीक, और जितने भी हैं ये तीनों, ये मैदान नदी तंत्र द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक, जो गिरपत जलोढ़ मैदान है, ये भी बताता चलूँ, जो गिरपत जलोढ़ मैदान है, इसका जो निर्माण है, ठीक है, इसका अनेक जलोढ़ के पंखों को मिलाकर विस्तृत रूप से निर्मित किया जाता है। इसको हम भाबर भाबर का मैदान भी कहते हैं। तो ऑप्शन मान लो भाबर का मैदान आ गया, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। ठीक, पहला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आंतरिक कोर तरल अवस्था में विद्यमान है। दूसरा है, महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई अधिक है। तीसरा है, मेंटल के ऊपरी भाग का दुर्बलता मंडल कहा जाता है। लास्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान वृद्धि और घनत्व में कमी होती है। तो बताते चलें, इसमें सत्य कौन सा है? सत्य आपका सी है, मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। ठीक, अब अगर देखा जाए तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ठीक, तो उसमें बाह्य कर जो कोर हैं, जो बाह्य कोर मैंने दिखाया था ऊपर वाला हिस्सा, वो क्या है? तरल होता है, तरल अवस्था में होता है। लेकिन अगर आंतरिक अवस्था में जाएंगे तो वो तरल अवस्था नहीं, वो ठोस अवस्था में विद्यमान होता है। ठीक, दूसरा अगर देखा जाए तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान में घनत्व में वृद्धि होती है, कमी नहीं होती है। क्या होती है? बढ़ती है, ये वृद्धि होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, और कोई क्या ऑप्शन था? महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे क्रस्ट की जो मोटाई है, ठीक, ये पूछ रहा है कि अधिक होती है। ठीक,
तो महाद्वीपों के, अब क्रस्ट की मोटाई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर है, लेकिन महाद्वीपों के नीचे ये है 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो ये अधिक क्या है, कहाँ गया, मोटाई अधिक नहीं होती है, कम होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक प्लेट किनारे का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ठीक, पहला है रॉकी पर्वत, दूसरा है सैन एंड्रियाज फॉल्ट, तीसरा है हिमालय पर्वत क्षेत्रीय। ठीक, और फिर उसके बाद है आपका लास्ट ऑप्शन मध्य अटलांटिक कटक। ठीक, तो पूछ रहा है रचनात्मक प्लेट किनारे, कंस्ट्रक्टिव जो प्लेट मार्जिन है उसका सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही है डी, मध्य अटलांटिक कटक जो है वो इसका सही उदाहरण है। ठीक, जो रॉकी एंडीज पर्वत है, जो हिमालय पर्वत हैं, ये सब क्या है, ये विनाशात्मक प्लेट किनारा है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। और सैन एंड्रियाज फॉल्ट जो ऑप्शन में है वो आपका संरक्षी प्लेट किनारा है, जिसको कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन बोलते हैं। तो केवल मध्य अटलांटिक कटक जो है ये रचनात्मक प्लेट किनारे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बल जो एंडोजेनिक फोर्स लगता है उसका उदाहरण नहीं है, बोल रहा है। तो कौन सा नहीं है? पर्वत निर्माणकारी बल है, अपक्षय है, निमज्जन है, भ्रंशन है। तो जो वेदरिंग है, अपक्षय जो है, ये इसका उदाहरण नहीं है। ठीक, पृथ्वी के स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक अंतर्जात बल, एक बहिर्जात बल, याद रखना। तो जो अपक्षय है ये है बहिर्जात बल, अंतर्जात बल के अंतर्गत नहीं, बहिर्जात बल के अंतर्गत। इसमें अंतर्जात बल का उदाहरण पूछा है, तो अपक्षय जो है बहिर्जात बल का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? ठीक, ये पूछा है ऑप्शन। तो कौन सी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? ज्यूजेन जो है ये स्थलाकृति नहीं है, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, जबकि अन्य सभी ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो जो नीस है यह कायांतरित चट्टानें नहीं है। ठीक, सॉरी, क्वेश्चन क्या है, कौन सी कायांतरित चट्टान उदाहरण है? तो नीस जो है ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, बाकी जो हैं वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है, और चूना पत्थर अवसादी चट्टान का जो है उदाहरण है। ये चूना पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है, और बेसाल्ट और ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, याद रखना। पृथ्वी की उत्पत्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति द्वैतवादी संकल्पना में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? ठीक, ऑप्शन है आपका कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, जेम्बरिन की ग्रहाणु परिकल्पना, ऑटो स्मिथ अंतरतारक धूर परिकल्पना। कौन सा इसमें शामिल नहीं है पूछ रहा है? तो पहला है कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है ये पृथ्वी की उत्पत्ति की द्वैतवादी संकल्पना में शामिल नहीं है। ठीक, याद रखना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? उपसौर जो है, उपसौर 3 जनवरी को होता है, अपसौर 4 जुलाई को होता है। ओजोन जो है समताप मंडल में, जलवाष्प जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ता हुआ प्रतिशत है। तो ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन आपका कौन सा है? डी, जो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है 0 से 4% के मध्य पाई जाती है। भूतल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक समस्त वाष्प का 90% भाग पाया जाता है। अब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती, कम हो जाती है। ये कह रहे हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जब बढ़ता है तो प्रतिशत क्या हुआ, बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। ठीक, और सारे ऑप्शन सही हैं आपके। उपसौर जो है 3 जनवरी को, ठीक, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, ये उपसौर क्रिया जब होती है। अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है उसको अपसौर बोलते हैं। ठीक, ओजोन तो आपको पता है कि ये समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है पृथ्वी की परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन की घटना होती है, असत्य पूछा है। दूसरा है पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं, तो दोनों के दोनों ये सत्य हैं, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन दो ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह नहीं हैं मिलते हैं? किन दो ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह नहीं मिलते हैं? तो जो बुध और शुक्र हैं इनके प्राकृतिक उपग्रह नहीं मिलते हैं, ठीक, याद रखना, क्योंकि बुध ग्रह का अपना वायुमंडल भी नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है भैया। गेसर की जो उत्पत्ति का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। गेसर से लगातार विदाउट इंटरवल गर्म जल और वाष्प निकलती है, ठीक, तो पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। दूसरा नहीं, लगातार नहीं निकलती, ये जो लगातार दे रखा है ये नहीं है, ये रुक रुक कर गर्म जल और वाष्प जो है सतह पर निकलती है, ठीक है, जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेटी विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं? कौन सी पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, ठीक, तो अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागरीय पेटी जो है इसमें सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र हैं। इसी में तो है ना, रिंग्स ऑफ फायर जो है वो आपके प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ही तो है, जो सबसे ज़्यादा भूकंपीय क्षेत्र वाले क्षेत्र आते हैं, ठीक। सोचिए 63% भूकंप जो है ग्लोब के, समस्त ग्लोब के, इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है? पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन सा है? तो पर्वतीय पठार का जो उदाहरण है, पीरू का पठार है, वो पर्वतीय पठार का उदाहरण है। चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होने और पठारों का अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है, ठीक। जब चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होगा उसी पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। इसका निर्माण अंतर्जत बल द्वारा वलित पर्वतों के निर्माण के साथ होता है। बताता चलूँ, पीरू का पठार, ठीक, और कौन कौन से हैं? कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, ये तीन, और आज भी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह की परिकल्पना करते हैं, यह सिद्धांत देने वाले पहले भूगोलवेत्ता कौन थे? तो यह सिद्धांत देने वाले पहले भूगोलवेत्ता जो थे वो कॉपरनिकस थे, ठीक है। कौन थे? कॉपरनिकस थे। टॉलमी ने क्या बताया था? टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है, ठीक, जो सूर्य और अन्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जबकि कॉपरनिकस ने बताया कि विश्व के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी, और पृथ्वी सहित अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक, तो कॉपरनिकस ने यह बताया है। केपलर ने बताया था कि ग्रहों का जो पथ है वो एक दीर्घवृत्तीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़े कुछ ऑप्शन है, उसमें आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जो भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न वायुदाब का केंद्र का निर्माण होता है। उच्च वायुदाब का जो केंद्र है वो हिंद महासागर पर स्थित होता है, ठीक। दूसरा है, शरद ऋतु के विषुवों के पश्चात सूर्य की जो स्थिति है वो कर्क रेखा के उत्तर की ओर खिसकने के कारण ITCZ जो है उस विस्थापन उत्तर की ओर होता है। तीसरा कह रहा है, जुलाई में यह भारतीय उपमहाद्वीप में 20 से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के निकट गंगा के मैदान के ऊपर स्थित होता है। इसे मानसून गर्त के रूप में जाना जाता है, ठीक। चौथा ऑप्शन है, यह मानसून गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत व तापीय निम्न वायुदाब क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करता है। अब कह रहा है इसमें कौन सा सही है आपका, ठीक, तो ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, तो कौन सा सही है? तो इसमें सभी के सभी आपके ऑप्शन सही हैं, ठीक। एक बार ऑप्शन फिर से देख लेना, मतलब ऑप्शन को देख लेना, सही हैं सारे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। वायुदाब पेटी पर पृथ्वी पर अवस्थित ऐसा क्षेत्र होता है जहां विभिन्न स्थानों पर ऊर्जा के ऋतुवत और स्थानिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न उच्च दाब प्रकोष्ठों या निम्न दाब प्रकोष्ठों की प्रबलता पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है, ये सूर्य की आभासी गति के साथ साथ दोलन करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, उत्तरी गोलार्ध में ये शीत ऋतु में दक्षिण की ओर ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर गति करते हैं। तो ऑप्शन है आपका 1 2 2
एक उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही है, सही बताना है आपको। तो आपका ऑप्शन है तीनों के तीनों आपके ऑप्शन सही हैं। ठीक, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो पछुआ पौने हैं, ठीक, वो उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रभावित होती हैं, जिसके फलस्वरूप वे विषुवत रेखा पर अभिसरित होती हैं। इसे अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, ध्रुवों की ओर पौने क्या है, कोरिअलिस बल, जो कोरिअलिस बल होता है उसको हम कोरिअलिस बल बोलते हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार, द्वारा विक्षेपित होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रभावित होता है, जिन्हें व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ध्रुवीय अक्षांशों पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में ठंडी सघन वायु क्षेत्रों की ओर प्रभावित होती है और ध्रुवीय पूर्वी पवनों के रूप में अवतलित होती है। इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक, तो अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका केवल तीसरा ऑप्शन, ये जो है ये सही है। पहला दूसरा क्यों नहीं सही है? तो अब आ जाते हैं। पवने जो उष्णकटिबंधीय वायुदाब से पवने जो होती हैं वो उष्णकटिबंधीय वायुदाब से जब निम्न वायुदाब मतलब विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रभावित होती हैं, जिसके फलस्वरूप वो विषुवत रेखा पर अवसरित होती हैं, तो इसे उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है। ठीक है, तो पछुआ पौने नहीं है, व्यापारिक पौने हैं। ये जो ऑप्शन पहला है यहाँ जो पछुआ पौने लिखा हुआ है यह व्यापारिक पौने होगा। ठीक, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, दूसरा क्यों गलत है। ध्रुवों की ओर जो जाने वाली पौने हैं वो कोरिअलिस बल द्वारा विक्षेपित होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, जिन्हें व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। जो पछुआ पवने होती हैं उनका उदाहरण है। तो यहाँ जो व्यापारिक पवने दिया हुआ है वो पछुआ पवने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल के तापमान के क्षैतिज वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरों के पृष्ठीय जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्रमशः घटता है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, अक्षांशों में वृद्धि के साथ तापमान में ह्रास दर सामान्यतः 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश होती है। तीसरा ऑप्शन है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध की जो तुलना है अपेक्षाकृत उच्च तापमान दर्ज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका? डी है। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय जल के तापमान को वितरण को प्रभावित नहीं करते हैं, ये पूछ रहा है। तो कौन सा कारक प्रभावित नहीं करते हैं? आपके ऑप्शन जो है, अक्षांश प्रभावित नहीं करता है, स्थल और जल का असमान वितरण प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, और महासागरीय धाराएं प्रवाहित नहीं करती हैं, पवनें प्रभावित नहीं करती हैं। याद रखना चौथा ऑप्शन आपका नहीं है। इसमें मृदा की प्रकृति का कोई इसमें रोल नहीं है, प्रभावित नहीं करते हैं ये बात कर रहा है। तो ये चार ऑप्शन 1 2 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण के लिए उत्तरदायी क्या है उसमें विचार करना है आपको। पहला ऑप्शन है, विस्तृत समुद्री सतह आर्द्र वायु की आपूर्ति करती है जो मेघों के निर्माण में सहायक है। फिर है दूसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण हेतु जो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान का होना आवश्यक है। उच्च तापमान चक्रवात होने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रदान करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए कोरिओलिस बल उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि इस वजह से वायु एक केंद्र के चारों ओर प्रवाहित होती है। चौथा ऑप्शन है, केंद्र की आर्द्रता युक्त वायु के प्रवाह को आकर्षित करने के लिए पहले से विद्यमान एक कमजोर या निम्न दाब क्षेत्र अथवा निम्न स्तरीय चक्रवात परिसंचरण आवश्यक है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन है सी 1 2 4।
अब तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गलत क्यों। ठीक, कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए निर्माण के लिए अगर देखा जाए उत्तरदायी कारण क्या है, कोलेस्ट्रॉल बल की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, ये गलत है। जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात में इसका होना बहुत आवश्यक है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये जो नहीं है, इस वजह से गलत हो गया। कोलेस्ट्रॉल बल की उपस्थिति आवश्यक होती है, नहीं कट जाएगा, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता वायु के तापमान में गिरावट में है, और तापमान में गिरावट की यह आवश्यकता वायु के आरोहण से पूरी होती है। लेकिन वायु के इस आरोहण से तापमान कैसे गिरता है, इसका उत्तर हो सकता है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। वायु के नमूने के बाहर ऊष्मा का जब ह्रास होगा तो क्या होगा, वायु के इस आरोहण से तापमान कैसे गिरता है, इसका उत्तर बताना है। तो पहला है वायु के नमूने के बाहर ऊष्मा का ह्रास होता है। दूसरा है वायु के नमूनों में गैसों के अणुओं के बीच जो दूरी है वो बढ़ जाती है, जिससे वह अधिक तेजी से गति नहीं करते हैं। तीसरा है अधिक ऊंचाई पर वायु के दाब में कमी के कारण आरोहित वायुखंड में विस्तार होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है पूछ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन आपका 2 और 3 आपका सही है, 2 और 3, पहला गलत है। ठीक, क्यों, वायु के जो नमूने हैं बाहर ऊष्मा का ह्रास हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है, तो इसमें बाहर ऊष्मा का ह्रास नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रवाल भित्तियों के बारे में जो उसके ह्रास से संबंधित कुछ विचार दिए गए हैं, उसमें बताना है आपको। प्रवाल तापमान के अत्यंत संकीर्ण परास में जीवित रहते हैं, अतः तापमान में अगर मामूली परिवर्तन भी बड़े पैमाने पर ह्रास का एक कारण बन जाता है, कह रहा। दूसरा ऑप्शन है अतिमत्स्यन और कृषि भूमि में होने वाला जो अफवाह है, ठीक, ये रासायनिक प्रदूषण, नौकायन क्रियाएं आदि प्रवाल भित्तियों के ह्रास के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन है यह संभावना भी व्यक्त की गई है कि 2030 तक 90% जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो 2050 तक सभी प्रवाल भित्तियाँ संकटग्रस्त हो सकती हैं। तो ये बता दो तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें आपके सही हैं, ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन करार दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक, पहला कथन है विश्व में सर्वाधिक उत्पादक मत्स्य जो क्षेत्र है उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं होती हैं। दूसरा ऑप्शन है या उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में जापान का तट, जहां ऊपरी प्रशांत महासागर क्षेत्र में ओयासियो ठंडी और किरोसियो गर्म धाराएं मिलती हैं। दो विपरीत प्रकृति की धाराओं के मिलने से धुंध वाले क्षेत्र का निर्माण होता है, जो मत्स्य क्षेत्र के लिए माना जाता है। तो बता दें कथन सही है, कारण भी सही है, और जो कथन का कारण है वो भी दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए, कहाँ गया, ए, दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की वायु राशि नहीं पाई जाती है। ठीक, तो जो ध्रुवीय आर्कटिक है इसमें वायु राशि नहीं पाई जाती है, याद रखना। पूछा है सामान्य तौर पर किस प्रकार की वायु राशि नहीं पाई जाती है, ध्रुवीय आर्कटिक की वायु राशि सामान्य तौर पर नहीं पाई जाती है। ठीक, याद रखना। निम्नलिखित में से फिर कथन काट दिया हुआ है। पहला कथन है ओजोन छिद्र के निर्माण के कारण सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी विकिरण है उसकी अत्यधिक ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। दूसरा है मानव निर्मित रसायनों जैसे CFCs और ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों ODS तथा क्लोरीन ब्रोमाइन का अत्यधिक उपयोग विभिन्न व्यवसायों में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है आपका, दोनों के दोनों सही है, आर जो है ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय तापन के प्रभाव को दूर कीजिए। ठीक है,
कह रहा है, इस पर विचार करना है आपको। पहला है आपदा पूर्वानुमान प्रबंधन प्रणाली का विकास करना, ठीक। दूसरा है तटीय समुदायों को पुनर्वास क्षमता निर्माण करना। तीसरा है समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना और अनुकूल उपायों को अपनाना, जैसे कि अक्ष मत्स्यन के सीमित करने हेतु सावधानीपूर्वक मत्स्यन सीमा निर्धारित करना, रॉक पुल जैसी कृत्रिम संरचनाओं का निर्माण करना जो जीवों के लिए कृत्रिम सरोगेट आवास के रूप में कार्य करती हैं। तो बताता चलो, ये चारों के चारों जो हैं सही हैं। ये चारों के चारों महासागरीय तापन के प्रभाव को दूर करने के लिए उत्तम विचार हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरंध्रता जो पोरोसिटी है, ठीक, इतनी अधिक कि नदियाँ विलीन हो जाती हैं। यह निम्नलिखित में से किस मैदान की एक विशेषता है, तो यह बताना है किस मैदान की ये विशेषता है। भाबर की है कि तराई की है कि खादर की है कि भांगर की है, तो ये भाबर की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसम संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों में जल की उपलब्धता और वर्षा की भरपाई की क्षमता से नीचे गिर जाती है, ठीक। दूसरा है कृषि संबंधी जो सूखा होता है उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है कि जब मिट्टी में नमी अपर्याप्त होती है और इसके परिणाम स्वरूप फसल की वृद्धि और उत्पादन में कमी होती है, ठीक। तो ये पूछा है, तो इसमें आपका सही कौन सा है ये पूछ रहा है। सही आपका ऑप्शन है बी, 2 सही है। कथन एक गलत क्यों है? कथन ये गलत है कि जो मौसम संबंधी सूखा होता है एक ऐसी स्थिति है जब समय और स्थान के सापेक्ष जल के असमान वितरण के साथ साथ लंबी अवधि तक अपर्याप्त वर्षा होती है, ठीक। और मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र पर मौसम संबंधी सूखे को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जब क्षेत्र पर प्राप्त होने वाली मौसमी वर्षा है उसके दीर्घकालिक औसत के 75% से कम हो। यदि वर्षा की कमी सामान्य से 26 से 50% तक हो तो मध्यम सूखे और 50% से अधिक हो तो गंभीर सूखे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से किस नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा। कौन सी नदियों में पाए जाते हैं? तो ये तीनों नदियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसून मिशन NMM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे वर्ष 2012 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा है, उद्देश्य अलग अलग समय के पैमाने पर मानसूनी वर्षा के लिए एक अत्याधुनिक गतिशील भविष्यवाणी प्रणाली विकसित करना है। तीसरा है, इस मिशन का निष्पादन समन्वय भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा किया जाना है, ठीक। तो कौन सा कथन इसमें सही है पूछ रहा है, ठीक, राष्ट्रीय मानसून मिशन के बारे में। तो तीनों के तीनों कथन आपके इसमें सही हैं, तो ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत की जलवायु निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, उत्तर भारत उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ चरम जलवायु का अनुभव करता है। दूसरा है, उत्तर में उदात्त हिमालय अपने विचार से उपमहाद्वीप को ठंडी उत्तरी हवाओं से बचाता है। तीसरा है, अल नीनो दक्षिणी दोलन ENCSO के कारण भारत में अच्छी मानसून वर्षा होती है, ठीक। तो इसमें देखा जाए तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका कौन सा होगा, 1 और 2। क्यों? अल नीनो देखा जाए तो अल नीनो की बात कर रहे हैं तो अल नीनो दक्षिणी दोलन ENCSO के कारण भारत में अच्छी मानसून वर्षा नहीं कराते। जो दक्षिणी दोलन होता है वो प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर में उच्च और निम्न दाब के बीच का अंतर संबंध है या उस स्थिति को दर्शाता है जब हिंद महासागर में सतह पर दबाव अधिक होता है और प्रशांत महासागर में दबाव कम होता है, जो विलोमतः भी सत्य है, ठीक। तो जो अल नीनो दक्षिणी दोलन है ENSO के रूप में माना जाता है। इस प्रकार जो ENSO है उसके दौरान मानसून वर्षा जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, अच्छी मानसून वर्षा होती है, नहीं, अच्छी मानसून वर्षा नहीं होती है, क्योंकि मानसून वर्षा कम हो जाएगी तो अच्छी कहाँ से होगी, इसलिए गलत है। निम्नलिखित कारकों में से कौन से भारत के
स्थानीय जलवायु में अंतर के लिए जिम्मेदार है, ये पूछ रहा है। पहला है वायुदाब पवनों के पृथ्वी की सतह पर वितरण, दूसरा है वैश्विक मौसम विज्ञान नियंत्रित करने वाले कारकों के कारण ऊपरी वायु पर संचरण, तीसरा है विभिन्न वायु राशियों जेट धाराओं का प्रवाह, चौथा है गर्मियों के दौरान पश्चिमी चक्रवातों का आना। ठीक, पांचवा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान उष्णकटिबंधीय अवदाब। 5 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, इसमें कौन सा स्थानीय जलवायु के अंतर के लिए जिम्मेदार है, ये पूछ रहा है। ठीक, तो 38 का होगा आपका सी, 1 2 3 5। चौथा ऑप्शन आपके गलत है, गर्मियों के दौरान पश्चिमी चक्रवातों का आना। जो पश्चिमी चक्रवात होते हैं वो गर्मियों के दौरान नहीं आते हैं, कब आते हैं? तो पश्चिमी चक्रवात जो होता है वो सर्दियों के मौसम में, जब पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जाना जाता है जिसे, वो समय, तो गर्मियों नहीं सर्दियों में, जिसे हम कहते हैं ना पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हुई, तो ये पश्चिमी चक्रवातों का आना उसी समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा स्थान पर्वतीय वर्षा प्राप्त करते हैं? ठीक है, पहला है कोकर तट, शिवालिक के दक्षिण ढलान, खारावासी जंतिया, पहाड़ियों के पवन, अभिमुख ढाल जो होते हैं। ये 3 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो कौन सा है? तीनों के तीनों ऑप्शन है जो पर्वतीय वर्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो सौर विकिरण की मात्रा है ऊर्जा विभिन्नता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? ठीक है, तो पहला है सूर्य की नीति कोण, सूर्य का जो नीति कोण है, दूसरा है पृथ्वी की भू आकृति, तीसरा है वायुमंडल की पारदर्शिता, और चौथा है ढाल की स्थिति, पांचवा है तुंगता। तो ये 5 डी ऑप्शन है आपके, सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है भैया कि फिलीपींस जो है वहाँ पे एटाच जनजातियाँ रहती हैं, फ्रांस में ब्रिटेन, साइबेरिया में यूकागिर, और ब्रिटेन में अपाचे। तो ठीक, तो कौन सी जाति ये सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन आपका डी है, ब्रिटेन में अपाचे। अपाचे जनजातियाँ जो होती हैं ये जो हैं ये यूएसए में है। कहाँ पे? यूएसए में है, याद रखना। ठीक, ये उत्तर अमेरिका की एक मूल जनजाति है जो अपाचे हैं। यह जनजाति मैक्सिको टेक्सास में मुख्यतः निवास करती हैं। ये लोग जो भाषा है इनकी आथाबास्काई भाषा होती है। ठीक, तो ब्रिटेन की अपाचे नहीं है, याद रखना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, स्थानांतरित कृषि है और क्षेत्र देश है। जो हुमा होती है वो जावा इंडोनेशिया की स्थानांतरित कृषि है, रोका ब्रिटेन की है, रे मैक्सिको की है, तमराई जो है वो वेनेजुएला की है। ठीक, तो कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है, तो सुमेलित आपका है केवल पहला हुमा। हुमा जो है वो जावा इंडोनेशिया की सही है। रोका जो है वो ब्राज़ील की है, ब्रिटेन की नहीं है। कहाँ की है? ब्राज़ील की। रे जो है वो कहाँ की है? ये वियतनाम और लाओस की है, वियतनाम लाओस। ठीक, और जो तमराई है वेनेजुएला की नहीं, ये थाईलैंड की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित है कौन सा सही सुमेलित है? एक शहर दिया हुआ है, एक तरफ नदी दी हुई है। ठीक, तो सुमेलित कौन सा है मैं बता दूं, रोम जो है वो, रोम में कौन सी नदी है? टाइबर नदी है, सही है। लेकिन ओटावा जो है वो मिसिसिपी नहीं है, सेंट लॉरेंस है, सेंट लॉरेंस है। बुडापेस्ट कहाँ है? बुडापेस्ट नील नदी के पास नहीं, डेन्यूब के पास है, डेन्यूब नदी के पास है। ठीक, बुडापेस्ट। पर्थ जो है वो डार्लिंग नहीं, स्वार्थ के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, मेसोफाइट जो होता है शीतोष्णकटिबंधीय तैगा वनस्पति है। तो दूसरा है लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति है। तीसरा हाइड्रोफाइट जो है जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति है। और लास्ट है ट्रोपोफाइट जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। तो अगर देखा जाए तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी जो है आपका सुमेलित नहीं है। यह जो है अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं, जो ऊपरी सतह पर नहीं बल्कि अधिक आर्द्रता वाली, जहाँ पे आर्द्रता अधिक होगी। ठीक, और यह जल की ऊपरी सतह पर जो हाइड्रोफाइट होता है, हाइड्रोफाइट जो है
ये जल की हाइड्रोफाइट, एक मिनट सुमेलित नहीं है। इसमें थोड़ा ऑप्शन गलत है, इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करता हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सी होगा उसका ऑप्शन, पहले बता दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राइन नदी को कोल नदी कहा जाता है, ठीक। दूसरा है, सीन राइन एल्ब को विश्व का सर्वोत्तम परिवहन जलमार्ग माना जाता है, ठीक। और स्वेज नहर मार्ग के दक्षिणी भाग में मेझाला झील स्थित है। तो इसमें सही कौन सा है? तो सही आपका है ऑप्शन, देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। तो सी जो है वो कथन आपका सत्य है। सी जो है वो सत्य कथन है आपका, केवल तीसरा सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है भैया। जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ जनजातियाँ कौन सी हैं, ये पूछा है। तो कालाहारी मरुस्थल, मिलान करिए, दूसरे पे बुशमैन जनजातियाँ पाई जाती हैं। पेरू में जो है बोरो जनजातियाँ पाई जाती हैं। लास्ट मध्य एशिया में जो पाई जाती हैं वो किर्गिज हैं, ठीक। और मलेशिया में जो पाई जाती हैं वो आपकी सेमांग हैं। कौन सी? सेमांग, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आपका होगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3, आपका ऑप्शन आई थिंक डी है, 2 4 1 3, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है। मेरी कल्चर किससे रिलेटेड है? तो मेरी कल्चर है समुद्री जीवों के उत्पादन से रिलेटेड। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है, ठीक। पिसीकल्चर क्या है? पिसीकल्चर व्यापारिक मछलियों के पालन करना है। और सिल्वीकल्चर है बनों के संरक्षण का संवर्धन से। तो ऑप्शन कौन सा है? 2 1 4 3। तो इसमें ऑप्शन है 2 1 4 3 आपका है, 2 1 4 3। ऑप्शन ही नहीं दिया, 3 4 1 कर दिया, ये 4 3 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरमोजम काली मिट्टी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें ह्यूमस और कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका विस्तार प्रेरी, पंपास, वेल्ड और स्टेपी क्षेत्रों में होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सत्य नहीं पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो सत्य नहीं है, सभी के सभी सत्य हैं। फिर सूची दे रखा है, विचार करना है, ठीक। तो जो लॉरेंस आर प्रदेश है वो कहाँ पे पाया जाता है? लॉरेंस आर प्रदेश है वो फ्रांस का है, पहला। फिर उसके बाद आता है किनकी प्रदेश। तो किनकी प्रदेश जापान में, ठीक। कैंटन प्रदेश यह चीन में है। और न्यू इंग्लैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो 1 2 3 4 बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाकी जो है वो तेल शोधन से रिलेटेड है, सही है। मिलान जो है रेशमी वस्त्र से है, ये भी सही है। डेट्रायड जो है वो ऑटोमोबाइल से, ये भी सही है। बट जो व्लादिवोस्तोक है ये लौह इस्पात से नहीं बल्कि जलयान निर्माण से है। किससे? जलयान निर्माण से, जलयान निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग संबंधी निम्न कथनों पर विचार करें। यह विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है। यह पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को मिलाने वाला समुद्री जलमार्ग है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख पत्तन अदन, मोंटेवीडियो और ब्यूनस आयर्स, ठीक, आयर्स और सैन फ्रांसिस्को है, ठीक। 3 कथन है, तीनों में से कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन है 1 2 ऑप्शन आपका सही है। इस जलमार्ग पर स्थित जो है, बता दूं, इस जलमार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण जो पत्तन हैं वो कौन कौन से हैं? लंदन है, लिवरपूल है, हैम्बर्ग, ग्लासगो है, रॉटरडम है, न्यूयॉर्क है, बोस्टन है, फिलाडेल्फिया है और मॉन्ट्रियल है। ये तीनों ऑप्शन ये आपके गलत हैं, तो इसलिए तीसरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है भैया। रबड़ जो है, रबड़ वो दक्षिण अमेरिका उत्पत्ति स्थान, यहाँ के अमेजन बेसिन में पाई जाती है। कहवा जो है वो इथियोपिया, मक्का जो है वो फिलिस्तीन,
मक्का जो है कहाँ से, सॉरी मक्का क्या है, मैक्सिको से है, गेहूँ फिलिस्तीन से है। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन कौन सा, 1 2 4 3, डी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सुमेलित करना है। मैग्नीज सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो मैग्नीज का जो भंडार है वो कहाँ पे शीर्ष पे है। तो मैग्नीज का जो भंडारक है वो चीन नहीं है बल्कि अफ्रीका है। ठीक, और सही है। स्वर्ण जो है वो ऑस्ट्रेलिया, चांदी पेरू, तांबा चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के बारे में कथन पर विचार करना है। यह वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति में पाए जाने वाले वृक्षों की लकड़ियां जो होती है कठोर होती हैं, जिसका कारण उनका वाणिज्यिक महत्व अधिक नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। ठीक, ये पूछ रहा है। तो जस्ता जो है कैलेमीन अयस्क, सीसा गैलेना, तांबा चेल्कोपाइराइट, चांदी पिग्माइट। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन है, चांदी जो है ये पिग्माइट नहीं, पिग्माइट अयस्क के नहीं। ठीक, चांदी के जो अयस्क होते हैं वो अर्जेंटा और पाइजाराइट होते हैं। कौन सा बता देता हूँ, अर्जेंटा और पाइजाराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जो मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह प्रयागराज से नैनी से होकर गुजरती है। यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है। ठीक, तो ऑप्शन पहला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है। 8 राज्यों से नहीं बल्कि 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, सीएच छत्तीसगढ़, ठीक है, सीजी छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ठीक, और फिर आंध्र प्रदेश। 5 राज्य हैं जहाँ से मानक रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो औसत समुद्र तल मापा जाता है कहाँ पे, भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाली भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से उचित क्रम कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका होगा बी, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। मैकमोहन जो रेखा है भारत पाकिस्तान की निर्धारित करती है। पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। मैकमोहन जो रेखा है भारत पाकिस्तान नहीं, तो भारत चीन की सीमा निर्धारित करती है। डूरंड रेखा भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है, सही है। पड़ोसी देशों में भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो सॉरी, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको अलग करता है। तो वो करता है छोटे अंडमान और कार निकोबार को। ठीक, मिनिकॉय और जो 9 डिग्री है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को करता है। 9 डिग्री चैनल जो होता है वो लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करता है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को कोको स्ट्रेट अलग करता है, जो कोको स्ट्रेट है। ठीक, और लक्षद्वीप और मालाबार तट जो हैं उनको लक्षद्वीप सागर करता है, याद रखना। अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है दिल्ली के निकट। इसे रायसीना पहाड़िया कहा जाता है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका डी, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई के पुणे से, ठीक, कौन सा दर्रा मुंबई के पुणे से जोड़ता है। तो आपका ऑप्शन होगा बी, जो भोर घाट है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पठार के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह हरावाली और बिंद श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, यह लावा निर्मित पठार है, यह लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, यह भारत का सर्वाधिक गलीय प्रदन मिलता है। ठीक,
तो इसमें कौन सा असत्य है, मतलब सत्य नहीं है, पूछा मालवा पठार के। यह लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, मालवा पठार लाल मिट्टी के लिए नहीं बल्कि इसके लिए है, काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। बांगर प्रदेशों में प्रतिवर्ष बाढ़ की पानी पहुंच जाता है। खादर प्रदेशों में भूमिगत जल के उत्तम संग्राहक हैं। कथन कौन सा सही है? ठीक, कथन बी सही है। बांगर प्रदेश में प्राचीन जलोढ़कों से निर्मित उच्च भूभाग है जहां बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंचता है। जबकि खादर जो प्रदेश होते हैं अपेक्षाकृत नीची है, कछारी प्रदेश होते हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। ठीक, इसीलिए इसे भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक माना जाता है। बांगर प्रदेश याद रखना है, ऊंचाई पे है, यहाँ पानी नहीं पहुंचता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताल तोड़ कुएं अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं जो अधिकांशतः पाए जाते हैं वो आपके तराई में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण है, तो वो है सतलज। ये एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ऐसी नदियाँ क्या होती हैं जो अपने मार्ग में किसी पर्वत के उत्थान के दौरान इसे काटकर गहरे खड्ड बनाते हुए बहती हैं, इसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। सतलज नदी है जो हिमालय पार से प्रभावित होती हैं, ऐसे पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो किशनगंगा जो सहायक नदी है वो झेलम की है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिंडार और अलकनंदा नदियों का संगम जो होता है वो उसको क्या कहते हैं? तो बता दो, पिंडार और अलकनंदा जो संगम है वो कर्णप्रयाग कहा जाता है। और ऑप्शन देख लो, विष्णु प्रयाग कौन सी नदियाँ होती हैं? जो धौली गंगा और अलकनंदा होती हैं। ठीक, धौली गंगा और अलकनंदा जब मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग बनता है। रुद्र प्रयाग कब बनता है? जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं तो रुद्र प्रयाग होता है। देव प्रयाग का जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, निम्न में से यमुना की कौन सी सहायक नदी इससे दाहिने तट से मिलती हैं? ठीक, तो दाहिने तट से कौन नदियाँ सहायक मिलती हैं यमुना की? तो ऑप्शन आपका केन जो है, केन नदी इसके दाहिने किनारे से मिलती हैं, जबकि जो हिंडन, टोंस और रिहंद जो नदियां हैं ये बाएं से आके मिलती हैं। ठीक, ये यमुना में बाएं से आके मिलती हैं। थैंक यू सो मच। आज हम 69 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकेंड पार्ट में इसके कवर करेंगे। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आंसर गलत किया है या कुछ भी हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। प्लीज़ और लोगों को शेयर करें जो RO 2021 5 दिसंबर को देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।